डीएनए मित्रों, विश्लेषण की शुरुआत आज हम उस बड़ी खबर के साथ करेंगे जिसकी चर्चा 24 घंटे से दुनिया भर में हो रही है। इस खबर में एक राजा है, उसका दरबार है, कई दरबारी हैं और भरपूर मनोरंजन है। मित्रों, कल रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दरबार लगा था। इस दरबार को आप गाजा दरबार भी कह सकते हैं और बहुत लोग इस शब्द को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि यह दरबार गाजा के नाम पर ही लगा था। वहां ट्रंप की ओर से बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हो रही थी। बैठक में 27 सदस्य देश समेत कुल 40 देश शामिल थे। इनमें से कुछ ऐसे भी देश थे जो सिर्फ दरबारी की भूमिका निभा रहे थे। इनमें पाकिस्तान शीर्ष पर था। इस दरबार में क्या क्या हुआ, ट्रंप ने कैसे अपने दरबारियों की बेइज्जती की, कैसे बेइज्जती के बाद भी दरबारी ट्रंप को राजा की तरह सम्मान दे रहे थे, उनकी जी हुजूरी कर रहे थे, ये सब आज आप हमारे विश्लेषण में देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत ट्रंप के गाजा दरबार की 5 तस्वीरों से करेंगे। इन तस्वीरों को हम एक एक करके आपके लिए डिकोड करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प वो तस्वीर है जिसमें ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को स्कूल के बच्चे की तरह ट्रीट करते दिख रहे हैं, जो हेडमास्टर के कहने पे खड़ा हो जाता है और उसके कहे बगैर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। मित्रों, इस तस्वीर ने शहबाज शरीफ को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया। वैसे शहबाज पहले से हंसी के पात्र हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने उनकी बेइज्जती का नया रिकॉर्ड बना दिया। जैसे ही ट्रंप ने उठने के लिए कहा, बिना वक्त गंवाए शहबाज क्लास के किसी शरीफ बच्चे की तरह खड़े हो गए। ट्रंप ने 1 सेकंड के लिए खड़ा होने के लिए कहा और 74 वर्ष के शहबाज शरीफ ने खड़ा होने में आधा सेकंड भी नहीं लगाया। उनकी पीठ पहले से झुकी हुई थी। खड़े होकर 2 बार उन्होंने ट्रंप के सामने अपना सर झुकाया, जैसे क्लास में यस सर कह रहे हो। अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते वक्त शहबाज शरीफ थोड़ा परेशान दिखे क्योंकि ट्रंप ने उनको खड़ा होने के लिए कहा था, बैठने के लिए नहीं कहा था। और ट्रंप के दरबार में जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक शहबाज जैसे रीढ़ विहीन पाकिस्तानी खड़े ही रहते हैं। कुछ देर तक शहबाज भी खड़े रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको खड़े रहना है या फिर बैठ जाना है। इस वजह से कुछ देर तक वो खड़े रहे और खड़े रहने और बैठने की बीच की स्थिति में बने रहे। जब तक ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर झूठे दावे कर रहे थे तब तक शहबाज ने बैठने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बाद जब ट्रंप ने दूसरे देशों के युद्ध रुकवाने वाले किस्से सुनाने शुरू किए तब जाकर शहबाज शरीफ ने हिम्मत की और चुपचाप नीचे बैठ गए। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, गुलामी केवल शरीर को नहीं मन को भी जकड़ लेती है और यह आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देती है। मित्रों, बोर्ड ऑफ पीस के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला की कही बात पूरी तरह सच होती दिखाई दी। अमेरिका को पाकिस्तान से गुलामी करवाने की आदत है और पाकिस्तान के नेताओं की मानसिकता अमेरिका की गुलामी करने वाली हुई रही है। इसलिए किसी भी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के नेता आत्मविश्वास से भरे नहीं दिखाई देते हैं। वैसे ही डरे और परेशान नजर आते हैं जैसे ट्रंप दरबार यानी बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में शहबाज शरीफ दिख रहे थे। मित्रों, शहबाज शरीफ की गुलामी वाली मानसिकता के कई वीडियो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से सामने आए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ट्रंप की नजर में आने की तमाम कोशिशें करते दिखे। एक और वीडियो में ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में आए नेताओं से कुछ बात करते नजर आए। शहबाज शरीफ इस वीडियो में पीछे वाली लाइन में खड़े हुए हैं। ट्रंप दूसरे नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ ने ट्रंप को देखते ही एक गार्ड की तरह सैल्यूट ठोक दिया। इस वीडियो में बाकी देशों के नेता सामान्य तरीके से खड़े हैं, लेकिन ट्रंप को सामने देखते ही शहबाज शरीफ की गुलामी वाली मानसिकता हिलोरे मारने लगी। उन्होंने फौरन ट्रंप की नजर में आने के लिए पहले सैल्यूट किया। मित्रों, इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान में भी शहबाज का मजाक बनाया जा रहा है। इस वीडियो में शहबाज शरीफ फोटो के लिए पीछे खड़े हैं, लेकिन वो लगातार ट्रंप के करीब जाने का मौका तलाश रहे थे ताकि ट्रंप उनसे एक बार हाथ मिला लें। फोटो के बाद ट्रंप जब दूसरे देश के नेताओं से बात कर रहे थे तो दौड़कर शहबाज शरीफ वहां भी पहुंच गए। ट्रंप शहबाज को देखकर समझ गए थे शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने देश में दिखाने के लिए वीडियो बनवाना है। हालांकि ट्रंप शहबाज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन जब शहबाज सामने ही खड़े हो गए तो ट्रंप ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको अपनी तरफ खींचा। लेकिन देखिए, जिस तरह से खींचा, ऐसे कोई किसी देश के प्रधानमंत्री को खींचता है क्या? इस तरह खींचना ये तो बदसलूकी है। लेकिन शहबाज
कर भी क्या सकते थे। ट्रंप की बदसलूकी भी उन्हें बख्शीश लगती है। आप फिर से इस तस्वीर को देखिए। ट्रंप ने शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर उनको अपनी तरफ खींचा, फिर दूसरे नेताओं से हाथ मिलाने लगे, लेकिन शहबाज ट्रंप से हाथ मिलाए बगैर जाने को तैयार नहीं थे। शहबाज ने ट्रंप की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रंप अब ना तो शहबाज की बात सुन रहे थे, ना ही उनसे हाथ मिलाने को इच्छुक थे। उन्होंने दूसरे नेताओं से बात शुरू कर दी, इसलिए खींचकर शहबाज शरीफ ने अपना बढ़ा हुआ हाथ झटका और वहां से चले गए। मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी और अमेरिका की बड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, यदि आप कहीं पर स्वयं को थोपते हैं तो अपमान का अनुभव भी बढ़ता है। इस बात की उम्मीद कम है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी की बात सुनी होगी, लेकिन जो कुछ कहा उसे शहबाज शरीफ ने अमेरिका में ही बार बार महसूस किया। मित्रों, इस मीटिंग में ज्यादातर खाड़ी देशों ने अपनी प्रतिनिधियों को भेजा था, लेकिन शहबाज शरीफ खुद वहां पहुंच गए। शहबाज शरीफ से ट्रंप तो क्या, किसी ने देश के नेता ने बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें वो अकेले खड़े दिखाई दिए, मुंह में हाथ रखकर इधर उधर देखते रहे और दूसरे नेताओं की बात सुनते दिखे। सच्चाई यही है, वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ सिर्फ ट्रंप के सामने नंबर बनाने के लिए आए थे और इसीलिए मीटिंग में सिर्फ हरकतों से नहीं, शहबाज शरीफ के बयानों से भी गुलामी वाली मानसिकता दिखाई दी। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को साउथ एशिया का रक्षक बता रहे हैं, साउथ एशिया का मुक्तिदाता बता रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकता तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। अब दुनिया भर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को बूट पॉलिश कहकर शेयर किया जा रहा है। मित्रों, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में गाजा पर बात की जगह ऐसे ही लतीफे चलते रहे। ट्रंप के दरबार में आया हर दरबारी महाराज की शान में कसीदे पढ़ता रहा और इसे सुनते सुनते ट्रंप भी सो गए। बिल्कुल सही सुना आपने, दरबारी तारीफ कर रहे थे और राजा सो रहा था। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नींद आ गई, यानी दरबार लगाने वाले ट्रंप ही सो रहे थे। इस वीडियो में कतर के उप विदेश मंत्री अपनी बात रख रहे थे और उनकी बात सुनने के बजाय ट्रंप झपकी ले रहे थे। मित्रों, सोचिए क्या दृश्य है। दरबार सजा है, शांति के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, कतर के प्रतिनिधि मंच पर हैं और उनके शब्दों में प्रतिबद्धता नजर आ रही है। लेकिन दरबार के महाराज कुछ पल के लिए ध्यान मुद्रा में चले गए। सोशल मीडिया में इसे झपकी कहा जा रहा है, जबकि ट्रंप के समर्थक इसे गंभीर चिंतन कह रहे हैं। इस बहस के बीच जब कतर के प्रतिनिधि की बात खत्म हुई तो लोगों ने तालियां बजाईं, जिससे ट्रंप की नींद टूटी और वो भी ताली बजाने लगे। मित्रों, वॉशिंगटन की बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप ने सिर्फ कतर और पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं की, चीन का मजाक भी उड़ाया। मित्रों, ऐसा ट्रंप ही कर सकते हैं। पहले वो जिनपिंग को मित्र बता रहे हैं और फिर उनके सैनिकों के सिर पर पूल खेलने की बात कर रहे हैं। और इस बात पर गाजा दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को बहुत ही मजा आया। ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक कद वाले चीन के सैनिकों का मजाक उड़ाते दिखे, लेकिन शायद अपने जन्मदिन पर $45 मिलियन के खर्च से करवाई गई सैनिकों की परेड भूल गए, जिसे ना तो लोग देखने पहुंचे और ना अमेरिकी सैनिकों की परेड का दुनिया भर में उसके अलावा मजाक भी उड़ा, क्योंकि इससे बेहतर परेड स्कूल के बच्चे करते हैं। मित्रों, ट्रंप ने यह बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में शांति के लिए बनाया है, लेकिन जब महाराज का दरबार सजा हो, दरबार में जी हुजूरी करने वाले दरबारियों की संख्या ज्यादा हो, तो शांति के मंच का इस्तेमाल युद्ध की धमकी के लिए भी किया जाता है। गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की बात करने के बजाय ट्रंप ने इस मंच से ईरान को धमकाना भी शुरू कर दिया। तो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप ने चीन का अपमान किया, ईरान को धमकी दी, लेकिन चाटुकार नेता ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। मित्रों, आपने जंगल में दरबार वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें सिंहासन पर शेर बैठता था और जंगल के बाकी जानवर अपनी अपनी भेंट लेकर हाजिर होते थे। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस वाला दरबार भी वैसा ही था। बोर्ड ऑफ पीस का मंच स्थिरता के नाम पर सजा था, लेकिन यहां पर भी ट्रंप ने भेंट चढ़वाई। जो भेंट लेकर नहीं आया, उसका हाल शहबाज शरीफ जैसा ही हुआ। मित्रों, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से ट्रंप ने बहुत ज्यादा रकम इकट्ठी करने की योजना बनाई थी, लेकिन चीन, रूस और यूरोपीय देशों ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाकर रखी और भारत भी इसका सदस्य नहीं बना। इस मीटिंग में भारत ने ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया। जिस मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद पहुंचे थे, वहां पर भारत ने अमेरिका में भारत की उप राजदूत नामाग्या सी खंपा को भेज दिया। आज आपको जानना चाहिए, आखिरकार इस मीटिंग से गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप ने कितना चंदा इकट्ठा किया है। मित्रों, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए।
इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत समेत 27 बोर्ड के सदस्य हैं, जबकि बाकी देश ऑब्जर्वर के तौर पर बैठक में शामिल हुए। ये देश चर्चा सुन सकते हैं, दस्तावेज देख सकते हैं, लेकिन वोटिंग और फैसलों में शामिल नहीं होते। इस मीटिंग में शामिल 9 सदस्य देशों ने मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण के लिए करीब $7 अरब देने का वादा किया। इसमें कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने $1 अरब देने का ऐलान किया। यूएई ने $1 अरब 20 करोड़ देने का वादा किया, जबकि कजाकिस्तान, अजरबैजान, मोरक्को, बहरीन और उज्बेकिस्तान मिलकर लगभग $3 अरब देंगे। यानी 27 सदस्य देशों में सिर्फ 9 देशों ने मदद का ऐलान किया और अभी सिर्फ $7 अरब देने की घोषणा की गई है। इसका मतलब मदद भविष्य में की जाएगी, अभी सिर्फ वादा किया गया है। वैसे ये रकम अगर बोर्ड ऑफ पीस को मिल भी जाती है तो भी इससे पूरी तरह तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। इसके बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस को $10 अरब की मदद देने का ऐलान किया, लेकिन इस रकम से भी गाजा का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। इसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस की आलोचना इसलिए भी की जा रही है क्योंकि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश बोर्ड में शामिल नहीं हुए। इस बोर्ड में फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए कई देश और विश्लेषक इसे अधूरा और पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं। वॉशिंगटन में हुई इस मीटिंग में भी घोषणाएं, भाषणबाजी और फोटो ही खिंचवाई गई, लेकिन गाजा के पुनर्निर्माण का वास्तविक रोड मैप नहीं बना। यानी घोषणाएं कब और कैसे लागू की जाएंगी ये स्पष्ट नहीं किया गया और सभी देशों के प्रतिनिधि गाजा दरबार में हिस्सा लेकर अपने अपने देश वापस लौट गए। जिस टैरिफ को ट्रंप ने भारत समेत पूरे विश्व के लिए परमाणु से भी बड़ा हथियार बना लिया था, उस टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, अब आप इसे समझिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। मित्रों, जिस इमरजेंसी अधिकार का सहारा लेकर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसे अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है क्योंकि इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि भारत समेत दुनिया के उन देशों पर भी पड़ेगा जिनके खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। इतना ज्यादा टैरिफ कुछ ही देशों पर लगाया गया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद यह भी टैरिफ ज्यादा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के नाम के जिस कानून का सहारा लेकर एक तरफा टैरिफ लगाया वो गलत है। ऐसा करके उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने कहा यह कानून किसी आपात स्थिति के दौरान आयात को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति देता है, लेकिन यह उन्हें टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं देता। टैरिफ तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी संसद को है। कोर्ट ने विशेष रूप से लिबरेशन डे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ को निशाना बनाया। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप के लगाए टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिका को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस करना पड़ सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा। दुनिया का व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है और शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। डीएनए मित्रों, अमेरिका की निचली अदालत ने भी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की दलील को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब ट्रंप के पास एक ही विकल्प है कि वो टैरिफ वापस ले लें। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल मौजूद हैं। सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण बात और सब अब हर कोई ये बात जानना चाहता है, क्या ट्रंप को जो पैसा उन्होंने दुनिया से लिया था टैरिफ की शक्ल में वो वापस करना पड़ेगा?
देखिए ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके क्या मायने होंगे ये दुनिया भर में इस वक्त इस ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है। करीब 170 पेज जितना बड़ा ये ऑर्डर है और इसमें भारत का भी जिक्र करा गया है। डिसेंडिंग ओपिनियन में जो जस्टिस है उन्होंने भारत का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि टैरिफ को यूज कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में। पर बड़ी खबर यही है कि टैरिफ खारिज कर दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो विड्रॉ करे या वो एक नया ऑर्डर लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी भारत का क्या रुख होगा, क्योंकि अगले हफ्ते भारत का एक डेलीगेशन जो चीफ नेगोशिएटर है दर्पण जैन वॉशिंगटन जाएंगे नेगोशिएशंस के लिए। क्या ये यात्रा चलती रहेगी कि रद्द होगी, ये देखने वाली बात है। सिद्धांत, एक छोटा सा सवाल और, ये जो 18% टैरिफ अभी भी भारत पर लगा हुआ है, अगर ये फैसला लागू होता है तो क्या ये 18% भी कम होगा? लाजमी है ये 18% कम होगा। जो टैरिफ पहले था 18% लगने से पहले वो टैरिफ्स लगेंगे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के लिए और दुनिया भर के लिए। इस वक्त जो अमेरिकन मार्केट्स है वो ग्रीन में चल रही है, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत ये जानकारी देने के लिए। और इस वक्त ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका का जो सेंसेक्स है, मार्केट है, वो काफी हाई हो गया ये खबर सुनने के बाद में। मित्रों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, बल्कि अमेरिका के खजाना पर भी इसका भारी असर पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ गैर कानूनी घोषित होने के बाद ट्रंप सरकार पर टैरिफ से कमाया गया पैसा लौटाने का दबाव बढ़ेगा। मित्रों, एक अनुमान के मुताबिक अब तक ट्रंप प्रशासन टैरिफ के जरिए तकरीबन $500 बिलियन कमा चुका है। मित्रों, ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ चीन से वसूला। अब तक चीन की कंपनियां $200 बिलियन से ज्यादा का टैरिफ दे चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जिससे $84 बिलियन का टैरिफ वसूला जा चुका है। कनाडा ने तकरीबन $79 बिलियन का टैरिफ दिया है, तो भारतीय कंपनियां $33 बिलियन का टैरिफ दे चुकी है। अमेरिका का मित्र देश जापान भी $30 बिलियन दे चुका है। मित्रों, ट्रंप के लिए इतनी बड़ी रकम लौटाना बहुत महंगा साबित होगा। $500 बिलियन की यह रकम अमेरिका के डॉलर रिजर्व को नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही साथ ट्रंप के पास दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने का जो जरिया था वो भी खत्म हो जाएगा। टैरिफ के नाम पर ट्रंप पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे थे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कहा था कि अगर टैरिफ को रद्द कर दिया गया तो अमेरिका के लिए हालात पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था ऐसा हुआ तो अमेरिका पूरी तरह फंस जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का यह दांव भी काम नहीं आया और यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया। डीएनए मित्रों, अब हम आपको एआई समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। मित्रों, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट जारी है। इस एआई समिट में घुसकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने आज सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन किया, हंगामा किया, अपने कपड़े उतार दिए। मित्रों, इनकी कोशिश देश के कपड़े उतारने की थी, भारत को बदनाम करने की थी। सोचिए, जिस समिट की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उस समिट में सुनियोजित तरीके से जाकर कांग्रेस की यंग ब्रिगेड कालिक पोतने का काम कर रही थी। विदेशी मीडिया को भारत के खिलाफ जहर उगलने के मौके दे रही थी। आज डीएनए में हम इस सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। बनियान उतारकर दुनिया का ध्यान अपने प्रदर्शन की तरफ खींचने वाले ये लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो जगह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उपलब्धियों के प्रदर्शन की है, वहां इस तरह का निम्न स्तरीय प्रदर्शन किया गया। डीएनए मित्रों, सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबी है। कांग्रेस को भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के लिए जिस जगह को चुना गया और जिस ढंग से प्रदर्शन किया गया, वो लोकतांत्रिक प्रदर्शन के बजाय राजनीतिक नौटंकी और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास लग रहा है। यही वजह है कि आज इन प्रदर्शनकारियों की वैचारिक मरम्मत जरूरी है। डीएनए मित्रों, जिस समय भारत मंडपम में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का डेलीगेशन आया हुआ है, सैकड़ों कंपनियां मौजूद हैं, वहां इस तरीके का तुच्छ प्रदर्शन आपकी सोच को दिखाता है। यह देश की छवि के लिए ठीक नहीं है। कहां तो भारत का नाम एआई के क्षेत्र में उपलब्धियों को लेकर होना चाहिए, कहां इस प्रदर्शन के जरिए सफलता से ध्यान हटाने की कोशिशें की गई। डीएनए मित्रों, आज दोपहर 12:30 बजे के करीब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भारत मंडपम के एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 में पहुंचे, यानी वो जगह जहां दुनिया के कई देशों की कंपनियां अपने एआई प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रही हैं।
हॉल नंबर 5 में पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और हाथ में टी शर्ट लहराते हुए प्रदर्शन करने लगे। टी शर्ट पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील के विरोध में स्टिकर लगा हुआ था। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बनियान भी उतार ली। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक मंच पर इस तरह का निम्न स्तरीय प्रदर्शन किया गया। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था और क्यूआर कोड स्कैन करके इन्होंने समिट हॉल में एंट्री की। समिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी को बंद हो गया था। इसका यह अर्थ है कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, पहले ही इसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी और इसी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हुआ। सोचिए, विरोध हो रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड डील का, लेकिन प्रदर्शन किया गया एआई समिट। अब यही समझ से परी चीज है। एआई जिसका अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कोई संबंध नहीं है समिट का, कांग्रेस के लिए मुद्दा व्यापार समझौता है, लेकिन निशाने पर एआई समिट को ले लिया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने फिलहाल यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। डीएनए मित्रों, पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें पहला नाम कृष्णा हरी का है, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है। दूसरा नाम बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव कुंदन यादव का है। तीसरा नाम उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय कुमार का है और चौथा नाम यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव का है। गिरफ्तार आरोपियों में से नरसिम्हा यादव को इस प्रदर्शन का आयोजक बताया जा रहा है। नरसिम्हा यादव विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। डीएनए मित्रों, इस प्रदर्शन के पीछे यूथ कांग्रेस क्या दलीलें दे रही है वो भी आपको जानना चाहिए। यूथ कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरी घटना को सही ठहराने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के मुताबिक यह प्रदर्शन देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं का आक्रोश है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारे किसानों और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर अगर चलना चाहते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी चलना जानते हैं। सोचिए, भगत सिंह का उदाहरण देकर इस तरह के प्रदर्शन को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। क्या भगत सिंह ने कभी ऐसा प्रदर्शन किया जिससे देश की छवि पर बट्टा लगा हो? हमारा मानना है इन प्रदर्शनकारियों की तुलना शहीद भगत सिंह के साथ करके यूथ कांग्रेस भगत सिंह का अपमान कर रही है। आप इनका बयान सुनिए। ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस अपने इशू के लिए नहीं कर रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार कैसे दें उसके बारे में सोचें। हमारे देश के जो किसान हैं जिनको खत्म करने की कोशिश इस ट्रेड डील से की है, इसको वापस लें। हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया पूरा डाटा बाहर की कंपनीज को देकर, इसको बंद करें। डीएनए मित्रों, एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े से लोग नाराज हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहां नहीं पहुंच पाए। वो पहुंचे वहां जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य तय किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की। यहां तक कि जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वो भी इस तरीके के विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन को सही नहीं ठहरा रहे। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं, जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी नकारात्मक राजनीति को वो यूथ स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। एआई समिट है पूरे विश्व का, वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस। ये प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। और अब आप सोचिए, इन्होंने जो काम किया, बाहर बैठे यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी नजरें कैसे लगी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस हंगामे को दिखाकर अलग नैरेटिव बनाएगा। उसे भारत की उपलब्धियों के वैश्विक मंच पर यह हंगामा देखकर बहुत खुशी होगी। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत की तारीफ कर रहे थे तब विदेशी मीडिया को यह जरूर चुभ रहा होगा।
विदेशी पत्रकारों की उंगलियां समिट के विरोध में लिखने के लिए फड़फड़ा रही होंगी। अब हंगामे की तस्वीर सामने आने के बाद उनको सुकून मिला होगा। डीएनए मित्रों, यूथ कांग्रेस 5 करोड़ युवा सदस्य होने का दावा करती है। 60 के दशक से यूथ कांग्रेस संगठित रूप से काम कर रही है। इसका एक प्रमुख मिशन है नागरिकों की भागीदारी और प्रशिक्षण के माध्यम से भावी नेताओं को आगे बढ़ाना। लेकिन क्या वो इसी तरीके के प्रदर्शन के जरिए भावी नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या वो इस तरीके के नेताओं को आगे बढ़ाना चाहती है? डीएनए मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, युवा ही वो शक्ति है जो भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। नौजवान किसी भी राष्ट्र की शक्ति, ऊर्जा और भविष्य होते हैं। लेकिन आज एआई समिट में विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जगह पीछे ले जाता है। अगर 5 करोड़ युवाओं का संगठन विदेशी मेहमानों के सामने इस तरीके का प्रदर्शन करेगा तो उससे देश की छवि को नुकसान होगा। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ एआई समिट में हंगामा नहीं किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई की और यह काफी देर तक चलती रही। सोचिए, जो पुलिस भारत मंडपम में सुरक्षा की अपनी ड्यूटी कर रही थी उन्हें भी निशाना बनाया गया। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस छानबीन में लग गई। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले काले छाते पर सरकार विरोधी स्टिकर लगाकर प्रदर्शन की प्लानिंग की थी। फिर इन्हें लगा कि चेकिंग के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे। इसके बाद इन्हें प्लान बदलकर टी-शर्ट पर सरकार विरोधी स्टिकर लगवाए। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि स्टिकर कहां प्रिंट किए गए, किसके कहने पर स्टिकर तैयार कराए गए। इन्होंने पहले से रजिस्टर करके QR कोड हासिल किया था और एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। लगभग 10-15 के लगभग इंडियन यूथ कांग्रेस के इसमें वर्कर शामिल हैं। हर एंगल पे इसकी जांच की जाएगी और लीगल एक्शन भी इस पे लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि इसमें एक प्री प्लान्ड इवेंट के तहत इन्होंने इस जगह को चुन के और प्रोटेस्ट किया है। डीएनए मित्रों, देश का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर देता है, लेकिन सार्वजनिक शांति, शिष्टाचार और नैतिकता के साथ। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन चल रहा हो, वहां राजनीतिक विरोध के नाम पर बनियान उतार कर प्रदर्शन करना इस सम्मेलन की उपलब्धियों को हाईजैक करने की तरह है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर सुंदर पिचाई तक एआई समिट के लिए भारत की तारीफ कर रहे हों, तब यूथ कांग्रेस इतने बड़े आयोजन पर कालिक पोतने का काम कर रही है। इस तरह का प्रदर्शन करके भले ही इन छोटे नेताओं का पार्टी में बड़ा नाम हो गया हो, लेकिन ये हरकत इतिहास में हमेशा छोटी ही मानी जाएगी। जब देश के गौरव की बात होगी तो इन हरकतों को हमेशा छोटा माना जाएगा। डीएनए मित्रों, जिस भारत मंडपम में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उसी जगह पर आज भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन भी हुआ। भारत आज अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल हो गया। यह गठबंधन सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के मकसद से बनाया गया है। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने पैक्स सिलिका की शुरुआत की थी। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि पैक्स सिलिका लैटिन भाषा का शब्द है। यहां पैक्स का मतलब है शांति या सुलह, जबकि सिलिका का मतलब है सिलिकॉन, जो आधुनिक कंप्यूटर चिप के लिए बेहद जरूरी रॉ मटेरियल है। यानी यह संगठन तकनीकी स्थिरता और सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में जरूरी कदम है। कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक तनाव के बाद दुनिया ने महसूस किया कि चिप और तकनीकी उपकरणों की सप्लाई कुछ चुनिंदा देशों पर ज्यादा निर्भर है। इस तरह यह गठबंधन चीन के तकनीकी दबदबे को कम करने के लिए बनाया गया है। इस गठबंधन में पहले से 11 देश शामिल हैं। इनमें अमेरिका के अलावा जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, नीदरलैंड्स, यूएई, कतर और ग्रीस है। अब भारत के शामिल होने से यह गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया है। डीएनए मित्रों, अब हम रमजान के पत्थरबाजों का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज आपको जानना चाहिए कैसे देश के शहर शहर में पत्थरबाजी का ओल्ड कश्मीर मॉडल चल रहा है। एक ऐसा मॉडल जिसके लिए रमजान जैसे पवित्र महीने को भी नहीं बख्शा जाता। एक ऐसा मॉडल जिसके लिए मस्जिद जैसे इबादत स्थल को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, देश के 3 अलग अलग राज्यों में बीती रात जमकर हिंसा हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मस्जिद के अंदर से दुर्गा मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों ने मंदिर पर सिर्फ पत्थरों से हमला नहीं किया, बल्कि मंदिर की रेलिंग तोड़ दी। जिस वक्त मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी मस्जिद के अंदर से मंदिर पर पत्थर बरसा रहे थे,
ठीक उसी वक्त कर्नाटक के बागलकोट में भी सनातनियों के जुलूस पर मस्जिद के अंदर से पत्थर और जूते फेंके गए। शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा से कट्टरपंथी इतने नाराज हो गए कि पुलिस पर भी हमला कर दिया। रमजान के महीने में घमासान करने वाले ये वायरस हैदराबाद के मुसलमानों में भी संक्रमित कर गया। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में जब शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा जामा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, तब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। यहां भी हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक छोटी सी चिंगारी दंगा भड़का सकती थी। मित्रों, आज सवाल यह उठता है कि हैदराबाद, बागलकोट और जबलपुर में ऐसा क्या हुआ कि दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या मस्जिद के पास किसी मंदिर में आरती करना कोई पाप है? क्या हिंदुस्तान में किसी मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा ले जाना अपराध है? क्या शहर शहर सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया गया है? हम ग्राउंड रिपोर्ट की मदद से तीनों शहरों में हुई हिंसा को डिकोड करें। मित्रों, सबसे पहले आपको जबलपुर की यह तस्वीर देखनी चाहिए। रात करीब 9 बजे सिहोरा इलाके में दुर्गा मंदिर में आरती हो रही थी। ठीक इसी वक्त सड़क के उस पार स्थित मस्जिद में नमाज हो रही थी। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को आरती से इतनी दिक्कत हुई कि उन्होंने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। मंदिर का एक हिस्सा तोड़ दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त क्या मंजर था वो भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मंदिर का शटर डाउन नजर आएगा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने व्यवस्था की है, लेकिन व्यवस्था जो हिंदू है वो कह रहे हैं हमारी समझ से बाहर है। वहाँ पत्थर के टुकड़े आपको नजर आएंगे, पत्थर यहीं से चले थे। और आप देखिए यहाँ की तस्वीर, आप देखिए ये देखिए, ये समझ से परे है कि मंदिर का शटर क्यों डाउन कराया गया है। ये तोड़फोड़ हुई थी, ये आपको टूटा नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, पूरा पत्थरों के टुकड़े हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ छोटे छोटे यहाँ पर नजर आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर ईंट के ये टुकड़े, रजत ये दिखाइए, संभवतः ये पत्थरबाजी वाले पत्थर हैं, ये आपको नजर आएंगे। मंदिर की आरती लगभग 9:30 बजे रोज होती है। हाँ। तो आरती डेली होती है, तो आरती हम लोगों ने शुरू किया। आरती के 1 मिनट जैसी आरती होने लगी तो मस्जिद से साकिर मकरानी आए और कहने लगे आरती बंद करो, हमारी अंदर इबादत हो रही। तो हम लोगों ने बोला भाई आप अपनी इबादत करो, हम अपनी आरती कर रहे हैं, ये तो भाईचारे की बात है। लेकिन वो कहने लगा नहीं, आप आरती नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पर मंदिर तोड़ देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। नवरात्रि में वो नमाज करना बंद करते हैं क्या? आपको अजान से कभी दिक्कत नहीं होती है? नहीं होती। नहीं, कभी नहीं। आज तक नहीं एतराज आया, आज तक नहीं। 4 बार करते हैं, आज तक हम 2 बार करते हैं, सुबह और शाम। आपने पथरावबाजी किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे खड़े। हिंदुस्तान है जी, ये हिंदुस्तान है। लेकिन कल का जो माहौल हुआ, पथरावबाजी हुई बागल में, क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में रह रहे हैं हम लोग। क्यों? अरे जब पथराव हो रहा है, इतनी तादाद में लोग आके पथराव कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, तो क्या है? तो सीसी में पेट्रोल भर के वो मारे। लाठी तलवार सब लेके आए थे वो लोग, माने प्री प्लान लग रहा था कि ये प्री प्लान है पूरा। मित्रों, मस्जिद की छत से मंदिर पर हमले की इस घटना के बाद जबलपुर में हिंदूवादी संगठन धरने पर बैठ गए। मंदिर पर पत्थरबाजी के बाद हिंदू संगठन इतने गुस्से में हैं कि थाने के सामने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद जबलपुर में हालात बेहद नाजुक हैं। पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी के वक्त जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, अब आपको वो भी देखनी चाहिए। ड्रोन कैमरे में पता चला कि मस्जिद के पास ही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग मौजूद है, जहां भारी मात्रा में ईंट पत्थर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जब इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में पहुंचे तो वहां की स्थिति देख ये सवाल उठने लगे, क्या मंदिर पर पत्थरबाजी का प्लान पहले से तैयार था? क्या आरती के वक्त पत्थरबाजी के लिए पहले से ही ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया गया था? ये निर्माण आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये लंबा चौड़ा आपको एरिया में निर्माण नजर आएगा, और इसी निर्माण वाली जगह पर जो ईंटों के पत्थर थे वो पड़े हुए थे। टुकड़े अभी भी आपको नजर आएंगे, बहुत सारे टुकड़े हैं जो ईंटों के अद्दा पौना है, और संभवतः इन्हीं का इस्तेमाल पत्थरबाजी में किया गया होगा। ये आधी आपको ईंटें नजर आएंगी, ये देख लीजिए, टूटी फूटी आधी ईंटें नजर आ रही हैं। जो पत्थर थे पत्थरबाजी वाले, वो इसी ढेर का इस्तेमाल किया गया, और यहीं से पत्थर फिर मारे गए फटाफट, क्योंकि उस दौरान भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जखीरा अभी भी ईंटों का नजर आ रहा है, और इन्हीं ईंटों में से आधा पौना टूटे हुए जो हिस्से हैं वो उस तरफ मारे गए। जबलपुर में पत्थरबाजी की इस घटना के बाद पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। साकिर, ताहिर, आबिद, आशिक बाबा, समीर, फरदीन, शादाब समेत गिरफ्तार सभी लोग यूं तो रमजान के महीने में रोजा खोलने के बाद घर से नमाज पढ़ने निकले थे,
लेकिन आरती की आवाज सुनते ही ना जाने इनकी रगों में दौड़ता खून क्यों उबाल मारने लगा और जो हाथ थोड़ी देर पहले सजदा करने के लिए उठे थे उन्हीं हाथों में पत्थर उठाकर मंदिर की तरफ हमला करने लगे। लेकिन जब इनके परिवार के लोगों से इस घटना के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या दलील दी। 10 बजे का टाइम दिया उनको भजन के लिए, तो जब हम लोग की 10 बजे तरावी खत्म हो जाती है तो 10 के पहले क्यों चालू करा? क्यों चालू करे 10 के पहले, ये बताइए। नहीं करने था। बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से आवाज मस्जिद में सही मतलब ढोल बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, ताशा बजा रहे हैं, तो क्लियर नहीं आ रही थी तकलीफ हो रही, वो भूल जाते हैं पढ़ने में। तुम इतना हल्ला करोगे तो भूलेंगे नहीं। सुना आपने पत्थर चलाने के लिए क्या दलील दी जा रही है। ढोल ताशे की आवाज में नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे इसलिए पत्थर चला दिए। मित्रों, ऐसे में उपाय क्या है? क्या मंदिर के बाहर साउंड प्रूफ दीवार खड़ी कर दी जाए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो धर्म देखकर पत्थर फेंके जाएंगे, जैसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ और ठीक उसी वक्त कर्नाटक के बागलकोट में हुआ। बीती रात करीब 9:30 बजे, यानी अब से ठीक 24 घंटे पहले, जब जबलपुर में मस्जिद से नफरती पत्थर चल रहे थे, तब कर्नाटक के बागलकोट में भी एक मस्जिद से पत्थरों और जूतों की बारिश हो रही थी। बागलकोट में शिवाजी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा जैसे ही पानका मस्जिद के सामने पहुंची, अंदर मौजूद लोगों के हाथ में जो आया उन्होंने शोभा यात्रा पर निशाना लगाकर फेंक दिया। आरोप है कि अंदर से पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंकी गई। इस हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो वही स्पॉट है। मैं अभी मेरा दाईं तरफ दिखा रहा हूँ, ये वही मस्जिद है जिसके अंदर से पत्थर और चप्पल फेंके जाने का आरोप सुनने में आ रहा है और वीडियो भी वायरल हुआ है। जो बागलकोट जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी एसपी सिद्धार्थ गोयल है, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके जाने का आरोप सुनने में आ रहा है। नीचे जो इधर पत्थर पड़े हैं ना, जो कार आ रहा है अभी, उसके पीछे जो पत्थर पड़े हैं वो यही घटनास्थल है जो पत्थरबाजी हुआ था। 8-10 लोग मिलकर पत्थर और चप्पल शोभा यात्रा में फेंके हैं। इसके लिए 2 लोग हिंदू लोग घायल हुआ है। एसपी के ऊपर भी पत्थर फेंके हैं। मस्जिद के अंदर परेड खत्म हो चुकी थी, फिर भी कुछ लोग थे। उन कुछ लोगों में से एक व्यक्ति ने वहाँ पे एक शू रैक था, शू रैक के नीचे 2 पत्थर रखे हुए थे शू रैक को स्टेबल करने के लिए। वो 2 पत्थर लेके बाहर फेंके। वो बाहर पत्थर जो फेंके उसमें से एक पुलिस को लगा है, एक वहाँ पे एक लोकल पब्लिक को पूरा लगा है करके है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। डीएनए मित्रों, बागलकोट की इस घटना के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी की मदद से और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। लेकिन यहां सवाल तो ये है कि जब नमाज खत्म हो गई थी तो फिर मस्जिद में लोग क्यों रुके हुए थे? क्या पहले से पत्थर जमा करके शोभा यात्रा का इंतजार किया जा रहा था? जब नमाज का वक्त खत्म हो चुका था तो फिर शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों चलाए गए? और बड़ा सवाल यह कि 2 अलग अलग राज्यों में एक ही वक्त पर एक जैसी घटना कैसे हो गई? मित्रों, बीती रात मस्जिद के बाहर बवाल वाले इस वायरस का संक्रमण देश के एक और राज्य तक पहुंच गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कल रात जामा मस्जिद के बाहर शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा जब गुजर रही थी तो 2 समुदाय आमने सामने हो गए। यहां भी नमाजियों को शोभा यात्रा के संगीत से दिक्कत थी। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन यहां स्थानीय पुलिस ने किसी तरह भीड़ को मौके से हटाया। रमजान के पहले जुम्मे से ठीक पहले देश के 3 अलग अलग राज्यों में एक जैसी घटना हुई। तीनों ही घटनाएं मस्जिद के आसपास हुई और इस सब में 2 ही पक्ष हैं, हिंदू और मुसलमान। रमजान हमें शांति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इस पवित्र महीने में भी हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं। अब हम आपके सामने एक और कट्टरपंथी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि फला मदरसे में कट्टरपंथी मौजूद थे। दिल्ली बम ब्लास्ट से पता चला कि मेडिकल कॉलेज भी कट्टरपंथ के केंद्र बन गए थे। लेकिन अब फुटबॉल क्लब्स भी, वहां पर भी कट्टरपंथ की जड़ें फैलने लगी। आज आपको जानना चाहिए देश के एक बड़े राज्य में कैसे फुटबॉल के जरिए कट्टरपंथ की किक लगाई जा रही थी। इस किक को कुछ लोग फुटबॉल जिहाद का नाम दे रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए कैसे खेल खेल में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। मित्रों, फुटबॉल को कट्टरपंथ का हथियार बनाने का यह मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस तरह फुटबॉल के जरिए नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा था, यह समझने के लिए आपको हमारी अगली जानकारी बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सामने आया है
कि यवतमाल और अहिल्यानगर जिलों में फुटबॉल क्लब्स को नौजवानों का ब्रेन वॉश करने का केंद्र बना दिया गया। इसी हफ्ते एटीएस ने 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सामने आया कि फुटबॉल खिलाने की आड़ में नौजवानों के अंदर कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा था। इन छापों के दौरान पुलिस ने कट्टरपंथ से जुड़ा साहित्य और तलवार जैसे धारदार हथियार बरामद किए। जरा सोचिए, माता पिता अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए क्लब्स में भेज रहे थे और वहां कट्टरपंथी इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। मित्रों, महान फुटबॉलर पेले कहते थे, फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो दुनिया से टकराव को कम करती है और प्यार का एहसास कराती है। महाराष्ट्र में फुटबॉल और कट्टरपंथ से जुड़े किरदारों को भी हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतिहास के वो पन्ने देखने चाहिए जब फुटबॉल ने दुश्मनी को मिटा दिया था। मित्रों, पहले विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में ब्रिटिश और जर्मन साम्राज्य की सेनाएं आमने सामने थी। जब क्रिसमस आया तो दोनों देशों के फौजियों ने फुटबॉल खेलने के लिए एक दिन का युद्ध विराम किया। 1969 में पेले और उनका क्लब सांतोस एफसी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए गृह युद्ध से जूझते नाइजीरिया गया था। पेले को देखने के लिए दोनों पक्षों ने 48 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की थी। यही पहल आगे जाकर पूर्ण युद्ध विराम में बदली थी। 2006 में आइवरी कोस्ट की फुटबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। तब टीम के खिलाड़ियों ने अपने देश में गृह युद्ध समाप्त करने की गुहार लगाई थी। इस अपील के एक हफ्ते बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। मित्रों, इसी दीवानीपन और प्यार की भावना की वजह से फुटबॉल को दुनिया में ब्यूटीफुल गेम की संज्ञा दी गई। लेकिन महाराष्ट्र के 2 जिलों में इसी फुटबॉल को बारूदी इरादों का हथियार बना दिया गया। मित्रों, अब हम आपको फुटबॉल की आड़ में चलने वाले इस कट्टरपंथी रैकेट से जुड़ा एक और बड़ा सच बताने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि फुटबॉल के पर्दे में देश विरोधी तत्व क्या कुछ कर रहे थे। मित्रों, महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी मिली थी कि यवतमाल के पुसाड इलाके में स्थित एक क्लब में नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब जांच की गई तो सामने आया कि पुसाड के एक क्लब में खेलने वाले कुछ नौजवानों को राज्य के बाहर भी भेजा गया। पुलिस ने जब पुसाड के फुटबॉल क्लब्स में छापेमारी की तो पता चला कि फुटबॉल की आड़ में कट्टरपंथी बनाने का यह रैकेट कई जगह चल रहा था। मित्रों, यह कोई छोटा मोटा कट्टरपंथी रैकेट नहीं है। इसके तार महाराष्ट्र के बाहर भी जुड़े हैं। फुटबॉल क्लब्स में आने वाले ये कट्टरपंथी किस तरह अपने टारगेट को चिन्हित करते थे और फिर इन बच्चों को किन राज्यों में भेजा जाता था, ये समझने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इसके रडार पे बने हुए थे, लगातार उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इन लोगों के ऊपर शक इस बात का है कि ये गरीब तबके के जो मुसलमान घरों से आने वाले बच्चे हैं, जो फुटबॉल क्लब्स में जाते हैं, इनको फुटबॉल में दिलचस्पी होती है, छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, उनको लगातार रेडिकलाइज कर रहे थे। और इन्हीं बच्चों को रेडिकलाइजेशन के अगले दौर में ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल या केरल जैसे स्टेट्स जो हैं, ये सोर्सेस एटीएस की सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे जो स्टेट्स हैं, जहां पर कई ऐसे संगठन हैं जिनका रेडिकलाइजेशन में सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर नाम सामने आ रहा है, वो इस काम में लगे हुए हैं कि बाहर से आने वाले बच्चों को रेडिकलाइज करें, वहां पर भेजा जाता था। जो भेजने की मोडस ऑपरेंडी हुआ करती थी वो इस बात को लेकर होती थी कि बच्चे फुटबॉल का टूर्नामेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ताकि किसी को भी इस बात का शक ना हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा रेडिकलाइजेशन का एक सिंडिकेट चल रहा था।